तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नष्ट समीकरण होता क्या है, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। इसके अलावा इस समीकरण से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट है, हर पॉइंट को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि नष्ट समीकरण होता क्या है। तो यदि हम बात करें नष्ट समीकरण की, तो नष्ट समीकरण इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ताप तथा वैद्युत अपघट विलयनों की सांद्रता में संबंध व्यक्त करता है। यानी कि नष्ट समीकरण द्वारा किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ताप तथा वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता में क्या संबंध होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला है E = E0 - RT अपॉन NF ln Q। तो यहाँ पर E जो है वो है इलेक्ट्रोड विभव, E0 जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव है, R है गैस नियतांक, T है ताप यानी कि परम ताप जो कि केल्विन में है, F है फैराडे नियतांक, N है अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वहीं Q की बात करें तो Q है अभिक्रिया भागफल और Ln प्रदर्शित करता है लॉग बेस E को। तो ये है हमारा नष्ट समीकरण और वास्तव में ये जो समीकरण है ये इलेक्ट्रोड के लिए है। नष्ट समीकरण की एक और खास बात है, इसे आप इलेक्ट्रोड के लिए भी लिख सकते हैं या फिर किसी सेल के लिए भी इसे लिख सकते हैं। और जब सेल के लिए लिखेंगे तो इसमें से थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा E cell = E0 cell - RT अपॉन NF ln Q। तो जहां अगर हम बात करें ई सेल की, तो ई सेल का मतलब हुआ सेल विभव जिसे हम सेल का ईएमएफ भी कहते हैं, और ई नॉट सेल का मतलब हुआ मानक सेल विभव जिसे हम सेल का मानक ईएमएफ भी कहते हैं। तो ये है हमारा नष्ट समीकरण। तो नष्ट समीकरण क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा और जाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके निगमन की, यानी कि इसके डेरिवेशन की। तो आइए देखते हैं कि नष्ट समीकरण का डेरिवेशन कैसे किया जाता है। तो हम कैसे नष्ट समीकरण का डेरिवेशन कर सकते हैं आगे वीडियो में देखेंगे। तो निगमन के लिए आपको क्लास 11 का एक सूत्र याद रखना होगा, आई थिंक आपको याद भी होगा। तो वो सूत्र क्या है पहले ये देख लेते हैं। ΔG = ΔG0 + RT ln Q। तो यदि हम बात करें इस समीकरण की या फिर इस सूत्र की, तो यहाँ पर ΔG0 RT क्या है ये देख लेते हैं। तो ΔG है गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, ΔG0 है मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, R है गैस नियतांक, T है ताप केल्विन में, Q है अभिक्रिया भागफल और ln है लॉग के बेस E। और इसी समीकरण से आपके नष्ट समीकरण का निगमन होता है। तो नष्ट समीकरण के निगमन के लिए आपको ये सूत्र याद होना चाहिए और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसके अलावा आपको 2 सूत्र और याद रखना है और आपने पीछे भी ये दोनों सूत्र पढ़ रखे हैं। तो वे सूत्र कौन से आइए देखते हैं। तो ΔG = होता है -NFE। और यदि इसी समीकरण को हम मानक अवस्था के रूप में लिखें तो वहां पर हमारा जो फार्मूला होगा ΔG0 = हो जाएगा -NFE0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ΔG और ΔG0 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो जब हम समीकरण 1 में इस मान को रखते हैं तो हमारा फार्मूला जो होगा, यानी कि जो समीकरण 1 है, हम लोगों ने देखा कि समीकरण 1 है ΔG = ΔG0 + RT ln Q। अब यहाँ पर ΔG और ΔG0 का अगर हम वैल्यू रख दें तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरह का हो जाएगा -NFE = -NFE0 + RT ln Q। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, -NF से भाग देंगे। तो जब हम -NF से भाग देंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा और जब भाग देंगे तो -NF से -NF क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि कट जाएंगे। तो आप देखते हैं समीकरण के बाएं तरफ -NF ऊपर भी है, -NF नीचे भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और राइट साइड भी -NF है और बटे में -NF है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें नया समीकरण प्राप्त होगा। तो कैसे प्राप्त हुआ देखते हैं। तो यहाँ पर कैंसिल होने के बाद बच गया E और यहाँ पर भी कैंसिल होने के बाद बच गया E0 और इधर हो गया हमारा प्लस था वो माइनस से हट गया, यहाँ पर आ गया -RT अपॉन NF ln Q। और इस प्रकार से हमें ये समीकरण प्राप्त होता है E = E0 - RT अपॉन NF ln Q, जिसे हम बोलते हैं नष्ट समीकरण। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस समीकरण को हम कैसे दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर हम ln को log 10 बेस के पदों में लिखें। तो इसके लिए हम एक सूत्र जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया था ln बराबर होता है log बेस E, जिसका जो वैल्यू होता है 2.30 का log 10 बेस में गुणा करना होता है।
अब इस समीकरण में हम लोगों ने बदलाव कर दिया, यानी कि ln का वैल्यू रख दिया, और जब ln का वैल्यू रख देंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा E0 माइनस RT/NF, जो कि पहले ही से था, और ln की जगह रख देंगे 2.303 log, और यहाँ पर Q पहले से ही था। अब इस समीकरण को थोड़ा सा हम रीअरेंज करें, और जब रीअरेंज करेंगे तो हमारा फॉर्मूला इस तरह आएगा, E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 इंटू RT/NF log 10 के बेस Q। तो यहाँ पे जो हम log लिखते हैं तो log के बेस 10 होता है, और यहाँ पे जो ln होता है यहाँ पे बेस E होता है, यानी log के बेस E होता है। तो कई बार बुक में आपको ऊपर वाला समीकरण दिखाई देगा और कभी आपको ये नीचे वाला समीकरण दिखाई देगा, तो आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा समीकरण होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों समीकरण आपको दे रखे हैं। तो कैसे हम इसको सिंपल करेंगे, आइए ये देखते हैं। तो जब हम इसको और सरल करेंगे तो यहाँ पर जो R है, R की वैल्यू जो होती है, R हम सभी जानते हैं गैस नियतांक होता है, और जो गैस नियतांक इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। वही बात करें हम कैपिटल T की, तो कैपिटल T हमारा क्या है, ताप है, और अधिकांश अभिक्रियाएं सामान्य ताप पर होती है, हम सभी जानते हैं। और सामान्य ताप क्या होता है, हमारा रूम टेम्परेचर होता है, जिसे हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन पर मापते हैं। तो यदि हम सेंटीग्रेड में वैल्यू रख रहे हैं तो वहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर केल्विन में रख रहे हैं तो 298 केल्विन रखेंगे। तो केल्विन में कैसे बदलते हैं आप सभी जानते हैं कि हम सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देते हैं, तो जब हम 25 में 273 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 298 केल्विन। वही बात करें हम F की, तो F है हमारा फैराडे नियतांक, जिसका वैल्यू होता है 96,487 कूलाम, या फिर हम इसे लगभग 96,500 कूलाम मानते हैं। अब ये जो कुल मान आए हैं इन्हें हम समीकरण में रखेंगे, तो जब हम समीकरण में रखेंगे तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरह आएगा, E इक्वल टू E0 माइनस 2.303, R की वैल्यू रखेंगे 8.314 इंटू T की वैल्यू रखेंगे 298 log Q N, और F की वैल्यू हम रखेंगे 96,500। तो इस तरह अगर हम वैल्यू को रख दें और इसे हम सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो फार्मूला है कुछ इस तरह आएगा, E इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन N log Q। अब यहाँ पर 0.059 कहाँ से आया, तो जब हम इन तीनों का गुणा करके 96,500 भाग देंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा। तो यह समीकरण नष्ट समीकरण का सिंपल रूप है, और इस समीकरण द्वारा ही हम मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो सामान्य ताप पर होते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पर होते हैं, तो वहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। परंतु क्वेश्चन में यदि ताप में बदलाव हो, यानी कि ताप आपका सामान्य ताप पर न हो, यानी कि ताप का कोई वैल्यू दिया हो, तो आप पीछे वाला जो फार्मूला है उसको यूज़ करेंगे। यदि आप इस सिंपल फार्मूले को सेल के लिए लिखेंगे तो हमारा जो फार्मूला आएगा वो आएगा E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन N log Q। तो ये था हमारा नष्ट समीकरण। तो यहाँ पर ये जो समीकरण है ये नष्ट समीकरण का सबसे सरल रूप है। अब बात करते हैं नष्ट समीकरण में आए हुए अभिक्रिया भागफल Q, या फिर उसे हम QC से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे आपने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा है, पर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा ताकि आपको आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम न हो। तो यदि हम अभिक्रिया भागफल को बहुत सरल शब्दों में कहें तो साम्यावस्था के अतिरिक्त किसी भी अवस्था पर उत्पाद की मोलर सांद्रता एवं अभिकारक यानी कि अभिक्रियक की मोलर सांद्रता के अनुपात को हम अभिक्रिया भागफल कहते हैं। तो यदि हम अभिक्रिया भागफल के लिए अगर फार्मूला यूज करें तो अभिक्रिया भागफल, जिसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं, के बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिक्रियक, अभिक्रियक मतलब अभिकारक की सांद्रता। तो याद रखिएगा जब भी हम अभिक्रिया भागफल की बात करेंगे साम्य अवस्था के अतिरिक्त किसी भी अवस्था पर बात करेंगे। तो आपके दिमाग में एक बात चली होगी कि यदि हम साम्य अवस्था पर बात करेंगे तो क्या होगा, तो साम्य अवस्था पर क्या होगा आगे हम समीकरण में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नष्ट समीकरण की, जो कि हमारा ये फार्मूला था, E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 इंटू RT अपॉन NF log Q। तो यहाँ पर हम Q की जगह लिख सकते हैं उत्पाद की सांद्रता बटे अभिक्रियक की सांद्रता। तो इस प्रकार हमारा जो फार्मूला होगा E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log प्रोडक्ट यानी कि आपके उत्पाद की सांद्रता बटे रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक की सांद्रता।
यहाँ पर बड़े वाले कोष्टक लिखने का मतलब होता है सांद्रता। यदि ब्रैकेट में हम लोगों ने प्रोडक्ट लिखा है तो इसका मतलब हुआ उत्पाद की सांद्रता, और यदि बड़े वाले ब्रैकेट में हम लोगों ने रिएक्टेंट लिखा है तो इसका मतलब है अभिकारक की सांद्रता। तो याद रखिएगा, बड़े वाले ब्रैकेट का मतलब होता है सांद्रता, प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्पाद, रिएक्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। आइए एक समीकरण द्वारा हम समझते हैं कि हम Q की वैल्यू को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर एक सामान्य अभिक्रिया दी गई है, तो इस अभिक्रिया के द्वारा हम Q की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर A और B अभिकारक हैं, जिससे कि C और D उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जो कैपिटल A और कैपिटल B है, ये है आपके अभिकारक, और स्मॉल a और स्मॉल b है, ये है इनके गुणांक, जिसे हम स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। ठीक इसी प्रकार इस साइड आप देखेंगे जो कैपिटल C और कैपिटल D हैं, ये उत्पाद है, और जो स्मॉल c और स्मॉल d है, ये है इनके गुणांक। यदि हम इस समीकरण के लिए यानी कि इस सामान्य अभिक्रिया के लिए अगर Q की वैल्यू देखें यानी कि अभिक्रिया भागफल की बात करें, तो हमने देखा था कि उत्पाद को हमें ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्पाद है C और D, तो यहाँ पर C की सांद्रता है, तो इसलिए हम C को बड़े वाले ब्रैकेट में रखेंगे। उसी तरह कैपिटल D को हम बड़े वाले ब्रैकेट में लिखेंगे। वहीं हम बात करें जो उत्पाद के आगे गुणांक लगे हुए हैं, यानी कि जो स्मॉल c और स्मॉल d है, वो इनके पावर यानी कि घात के रूप में चले जाएंगे। तो C की सांद्रता के पावर आपका हो जाएगा स्मॉल d, उसी तरह D की सांद्रता के पावर हो जाएगा स्मॉल d। तो गुणांक को हमेशा उनकी सांद्रता के घात में लगा देते हैं। उसी तरह जब हम अभिकारक की बात करेंगे तो बटे में अभिकारक A की सांद्रता और उसके जो गुणक है उसको घात के रूप में ले लेंगे। उसी तरह B है तो B क्योंकि आपका अभिकारक है तो B भी हमें लेना है, तो B की सांद्रता के जो गुणक है यानी कि स्मॉल b है उसको ले लेंगे। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि साम्यावस्था पर क्या होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया अगर साम्यावस्था पर पहुंच जाए तो वहां पर Q का उपयोग नहीं करते हैं। तो सेम यही वैल्यू हम लिखते हैं Kc के लिए यानी कि साम्य स्थिरांक के लिए। तो Kc बराबर हो जाएगा C की सांद्रता के पावर स्मॉल c, D की सांद्रता के पावर स्मॉल d अपॉन A की सांद्रता के पावर स्मॉल a और B की सांद्रता के पावर स्मॉल b। तो अभी मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि जो अभिक्रिया भागफल है वो साम्यावस्था के अलावा किसी भी अभिक्रिया के लिए हम उपयोग में लाते हैं। तो आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जो अभिक्रिया भागफल है आप किसी भी समय यूज कर सकते हैं, परंतु Kc का उपयोग हमेशा आप साम्यावस्था पर करते हैं। तो याद रखिएगा Kc का उपयोग साम्यावस्था पर करते हैं, जबकि अभिक्रिया भागफल यानी Q का उपयोग किसी भी समय कर सकते हैं। अब हम सेल अभिक्रिया के लिए Q का मान समझते हैं कि सेल अभिक्रिया के लिए कैसे हम Q का मान निकालेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सेल अभिक्रिया के लिए ही Q का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फार्मूला लिया है Zn प्लस Cu 2 पॉजिटिव चार्ज, आपका प्रोडक्ट हुआ Zn 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस Cu। तो ये सब अभिक्रिया से आप पहले से ही वाकिफ हैं, क्योंकि पहले आपने डेनियल सेल में ये फार्मूला लिखा हुआ है। अब इसके लिए अगर हम Q की वैल्यू देखें तो हमारा उत्पाद है Zn2 प्लस आयन, तो Zn2 प्लस आयन की सांद्रता। अब इसके आगे जो गुणांक है कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे पावर 1 लगा देंगे। वही हम बात करेंगे Cu की सांद्रता, फिर इसके आगे हम पावर लगा देंगे 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर गुणांक हो जाएगा 1। वही हम बात करें अगर हम अभिकारक की, तो यहाँ पर अभिकारक है Zn जिंक की सांद्रता और इसके पावर 1। वही कॉपर है, कॉपर आयन है, तो कॉपर आयन की सांद्रता और उसका गुणांक 1 है, तो पावर 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी ठोस की सांद्रता हम 1 मानते हैं। तो यहाँ पर Zn के नीचे S लिखा है, S का मतलब क्या हुआ है, सॉलिड है। तो जिंक ये सॉलिड अवस्था में है तो इसकी सांद्रता को हम 1 मानेंगे। वहीं कॉपर भी सॉलिड अवस्था में है, तो यहाँ पर हम कॉपर की सांद्रता को 1 मानेंगे। तो इस प्रकार से हमारा अभिक्रिया भागफल Q होगा Zn2 प्लस आयन की सांद्रता बटे Cu2 प्लस आयन की सांद्रता, क्योंकि यहाँ पर Cu जो सॉलिड स्टेट में था उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और Zn जो कि सॉलिड स्टेट में था उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। चूंकि सभी के पावर घात 1 ही है तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि अभिक्रिया भागफल Q बराबर हो जाएगा Zn2 प्लस आयन की सांद्रता बटे Cu2 प्लस आयन की सांद्रता। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि सेल अभिक्रिया के लिए कैसे हम अभिक्रिया भागफल निकालेंगे। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी सॉलिड अवस्था में होगा उसका वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। आइए अब हम इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए भी Q का मान समझ लेते हैं और देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए Q का मान आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक अपचयन अभिक्रिया लिया जिसमें कि कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में बदल गया। तो इस अभिक्रिया के लिए यदि हम अभिक्रिया भागफल की बात करें तो हम सभी जानते हैं उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता।
तो यहाँ पर उत्पाद के रूप में है कॉपर राइट साइड और लेफ्ट साइड है कॉपर टू आयन। तो उत्पाद के रूप में है कॉपर तो इसलिए कॉपर की सांद्रता, और अभिकारक के रूप में है कॉपर आयन तो इसलिए हो जाएगा कॉपर आयन की सांद्रता। अब आपके दिमाग में होगा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया, तो इलेक्ट्रॉन को हम नहीं लेते हैं, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं इलेक्ट्रॉन ठोस होता है, हम सभी जानते हैं ठोस के लिए वैल्यू क्या हो जाती है, 1 होती है। और अब यहाँ पर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर भी आप देख रहे हैं सॉलिड स्टेट में है यानी कि ठोस अवस्था में, तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू हो जाएगा यानी कि कॉपर आयन की जो सांद्रता हो जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि सॉलिड अवस्था में मैंने अभी पीछे बताया था कि वैल्यू को हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अभिक्रिया भागफल यानी कि Q हो जाएगा 1/Cu2 प्लस आयन की सांद्रता। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रोड के लिए क्या करेंगे, अभिक्रिया भागफल Q की मान निकालेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया भागफल कैसे निकाला जाता है और अलग अलग परिस्थितियों में हम कैसे अभिक्रिया भागफल को निकालेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, समझते हुए चलिए, क्योंकि बहुत जल्दी नहीं है, क्योंकि अगर आप टॉपिक को नहीं समझते हैं तो आगे आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगी। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं n का मान ज्ञात करना। तो अभी आप लोगों ने नष्ट समीकरण में देखा कि n था, जिसे हम बोलते हैं अभिक्रिया में स्थानांतरित हुई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n का मान हम कैसे निकालेंगे इसको हम समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम किसी इलेक्ट्रोड के लिए n का मान निकालना समझेंगे, इसके बाद हम सेल के लिए कैसे n का मान निकालते हैं इसको समझेंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, जैसा कि पीछे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर आपकी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या ही n का मान होता है। जैसे कि अगर हम बात करें Zn है, तो Zn यानी कि जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ पर Zn पे 2 पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए, इसलिए यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी वो होगी 2। अब बात करते हैं हम अपचयन अभिक्रिया के लिए। तो यदि हम बात करें अपचयन अभिक्रिया के लिए, तो अपचयन अभिक्रिया में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। तो यहाँ पर कॉपर 2 आयन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कॉपर में बदल जा रहा है। तो यहाँ पर आप अभिक्रिया में देख रहे हैं कि अपचयन हो रहा है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी वो होगी 2। एक दूसरा उदाहरण मैं आपके लिए ले रहा हूँ। यहाँ पर सिल्वर आयन है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और सिल्वर में बदल जा रहा है। तो यहाँ पर अभिक्रिया में अपचयन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, इसलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कभी कभी आपको इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के रूप में दे देता है। चूंकि जो इलेक्ट्रोड की अभिक्रियाएं होती हैं वो वास्तव में आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के रूप में होती हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको कैसे करना है मैं आपको इसके बारे में भी बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चाहे हम अग्र अभिक्रिया की बात करें चाहे पश्च अभिक्रिया की बात करें, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं अग्र अभिक्रिया में जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। वहीं पश्च अभिक्रिया की बात करें तो Zn आयन जो है यानी कि जो जिंक आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे 2। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल अभिक्रिया के लिए कैसे हम n का मान निकालेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेल में होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं वो होती हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, जिसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जिसे हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेनियल सेल के लिए लिया है। डेनियल सेल में आप लोगों ने ये पीछे पढ़ा भी है। अब यदि इस अभिक्रिया के लिए हमें n का मान निकालना है तो इस अभिक्रिया को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला जो है वो है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और दूसरा जो होगा हमारा अपचयन अर्ध अभिक्रिया। क्योंकि आप सेल अभिक्रिया के बारे में अच्छे से जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि जो सेल अभिक्रियाएं होती हैं वो 2 अर्ध सेल में बटी होती हैं। एक में होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और दूसरे में होता है अपचयन अभिक्रिया। इसलिए एक को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और दूसरे को हम बोलते हैं अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम पहले अभिकारक को लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला अभिकारक है जिंक, जो कि Zn2 आयन में बदल जा रहा है, यानी कि जिंक से जिंक 2 आयन में बदला। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। वही बात करें हम दूसरे अभिकारक कॉपर की, तो कॉपर आप देख रहे हैं कि कॉपर आयन में है, यानी कि कॉपर आयन से कन्वर्ट हो गया कॉपर में। आप अभिक्रिया में ऊपर देख सकते हैं कि ये जो कॉपर आयन है वो किस में बदला है, कॉपर में। यानी कि कॉपर आयन से कॉपर में बदलने का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने ग्रहण किया, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो बदल गया कॉपर में। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये अपचयन अभिक्रिया हो गई। तो आप सभी ने क्लास 11th में पढ़ रखा है कि जब इलेक्ट्रॉन दाईं तरफ हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब बाईं तरफ हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है। अब यदि इन दोनों अभिक्रियाओं से हमें सेल अभिक्रिया प्राप्त करना है तो इन दोनों अभिक्रियाओं को हमें जोड़ना होगा।
तो आइए देखते हैं कि हम कैसे दो अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं। तो जब दोनों अभिक्रियाओं में आयन हो, यानी कि इसे हम बोलेंगे आयन अभिक्रिया, और आयन अभिक्रिया में हम देखते हैं कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, तो हम दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, यानी कि काट देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों अभिक्रियाओं में, यानी कि दोनों अर्धशैल अभिक्रियाओं में 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो n की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। आइए एक और उदाहरण के थ्रू समझते हैं। और यहाँ पर हम लोग सेल अभिक्रिया नहीं लेंगे हम सेल डायग्राम, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने सेल डायग्राम के बारे में भी नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर मैं सेल डायग्राम को समझाऊंगा, तो आपको इससे जुड़ा भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए मैं आपको सेल डायग्राम के बारे में बता दूं। तो सेल डायग्राम आप देख रहे हैं, तो सेल डायग्राम में जब आप देखेंगे तो आपके लेफ्ट साइड होगा वो होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जो राइट साइड होगा वो होगा अपचयन अभिक्रिया। और बीच में आप 2 लाइन देख रहे हैं, ये आपका साल्ट ब्रिज, क्योंकि आपने डेनियल सेल में देखा था बीच में क्या था, साल्ट ब्रिज था। तो ये डबल जो लाइन है ये साल्ट ब्रिज को, यानी कि लवण सेतु को प्रदर्शित करता है। और लवण सेतु के जो राइट साइड है वो है आपका अपचयन अभिक्रिया, और जो लेफ्ट साइड है वह है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की अभिक्रिया की, जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर Na से Ni2 पॉजिटिव चार्ज बना है, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, इसलिए Na से Ni2 पॉजिटिव चार्ज बना है। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और ये ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के रूप में हम इसे लिखेंगे। दूसरी तरफ की अभिक्रिया हम कैसे लिखेंगे, आइए वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड जो है अपचयन है। कैसे है अपचयन, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे Ag प्लस आयन है, यानी कि सिल्वर आयन है। अब सिल्वर आयन से सिल्वर बन गया, Ag बन गया। चूंकि यहाँ से सिल्वर आयन से जब सिल्वर बना तो वो इलेक्ट्रॉन लिया होगा, और यहाँ पर एक पॉजिटिव है और उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तभी Ag में कन्वर्ट हुआ होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में लिया जाता है तो वो अपचयन होता है, इसलिए यहाँ पर यह है हमारा अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अब यदि हम इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा सेल अभिक्रिया। तो अभी मैंने पीछे बताया था कि इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए, परंतु आप नीचे देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन है और ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करने के लिए क्या करना होगा, 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि अपचयन अर्ध अभिक्रिया में 2 का गुणा कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमने अपचयन अभिक्रिया लिखकर उसमें 2 का गुणा कर दिया। तो जब हम 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2Ag प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2Ag। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और अपचयन अर्ध अभिक्रिया में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो जब हम अभिक्रिया को जोड़ेंगे तो हमारा रिएक्टेंट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है और उधर प्रोडक्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें सेल अभिक्रिया प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर बात आती है n की वैल्यू क्या होगी। तो जब हम ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया जोड़ते हैं, तो जब जोड़ने के लिए हमारे जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, तो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वही n की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया था, इसलिए यहाँ पर हमारी जो n की वैल्यू होगी वो होगी 2। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि सेल अभिक्रिया के लिए जब हम ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया को जोड़ते हैं तो जितनी संख्या पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं वही n का मान होता है।